हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेज में। रोजाना की तरह आज हम आपके लिए लेके आए हैं जादू एग्री क्लासेज के द्वारा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो तो बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में जो हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर है क्या। अब एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो पार्ट है हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? एग्रोनॉमी, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी। एग्रो मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ फुल जोश के साथ, और जिसमें कि हम आज जो हमारी जो क्लास हैं वो कंटिन्यू रहने वाली हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक हैं उसमें वो 11वीं क्लास, 12वीं क्लास और जेट, ICR, CUET, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AA आदि क्लासों के लिए, सभी कोर्सों के लिए कंपलसरी है। और ये टॉपिक जो है इनमें से क्वेश्चन आएंगे कन्फर्म है। ठीक है, सबसे पहले आप हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। और एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर जो शब्द है किस भाषा से बना हुआ है, एग्रीकल्चर की ब्रांचेज कितनी है, कौन कौन सी ब्रांचेज है, कौन सी ब्रांच के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये सब आज हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले जो है हम बेसिक नॉलेज जानेंगे, जो कि हमने पहले की क्लासों में जो करा दिया है। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। जो एग्रीकल्चर जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो एग्रीकल्चर जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। और कौन कौन से शब्द से मिलकर के बना है? तो किस भाषा से, कौन से शब्द से मिलकर बना है? एगर प्लस कल्चरा, एगर प्लस कल्चरा से बना है। एगर प्लस कल्चरा, ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या है? कृषि विज्ञान। क्या है जिसका अर्थ? कृषि विज्ञान। ठीक है ना, कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के अंतर्गत कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें किस शाखा के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करेंगे हम उसके बारे में हम बताएंगे। जो कृषि विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 ही शाखाएं हैं। मुख्य रूप से कितनी है? 3 ही शाखाएं, जिनमें सबसे पहली जो रहने वाली है वो है अपनी एग्रोनॉमी। क्या है? एग्रोनॉमी। सबसे पहली जो शाखा है एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान। क्या है? सस्य विज्ञान। ठीक है ना, सस्य विज्ञान, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें जो फसलों का उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित जो हम अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत है? एग्रोनॉमी के अंतर्गत। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारा हॉर्टिकल्चर। क्या है? नंबर 2 क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? फल उत्पादन के बारे में, फूल उत्पादन के बारे में और नर्सरियों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचेज हैं वो 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो फल विज्ञान है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर है, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? फूल के बारे में। फूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। फूलों के अध्ययन के बाद, फूलों का क्या करते हैं हम? फूलों के अध्ययन। ठीक है, पोमोलॉजी में फल विज्ञान क्या आ जाता है? फल विज्ञान आ जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है पोमोलॉजी हो जाता है फल विज्ञान, और एक होता है ओलेरिकल्चर। क्या होता है? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सब्जी उत्पादन के बारे में। किसके बारे में? सब्जी उत्पादन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं ओलेरिकल्चर में। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरी जो मेन शाखा है वो आ जाती है क्या? एनिमल हस्बेंड्री।
क्या आ जाती है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? पशुओं के बारे में। किसके बारे में? पशु उत्पादन के बारे में, पशुपालन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? पशुपालन के बारे में और दुग्ध उत्पादन के बारे में। इसी के अंतर्गत दूसरी ब्रांच जो आ जाती है वो आ जाती है डेयरी प्रोडक्शन। क्या आ जाती है? डेयरी प्रोडक्शन। ठीक है ना? डेयरी प्रोडक्शन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो आ जाती है अपनी क्या? फॉरेस्ट्री। नंबर 4 पे क्या आ जाती है? फॉरेस्ट्री। ठीक है ना? फॉरेस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है? वन किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? इसमें वनों के बारे में अध्ययन किया जाता है फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद नंबर 5 है फिशरीज। क्या है? फिशरीज। फिशरी जिसमें मछली पालन के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? मछली पालन के बारे में अध्ययन किया जाता है फिशरीज का। मछली उत्पादन किसके बारे में? मछली उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर पे एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर इसमें हम मधुमक्खी पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है लाख कल्चर। क्या है? लाख कल्चर। इसमें हम लाख उत्पादन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 8वें नंबर पे जैसे प्लांट पैथोलॉजी हो गया, पादप रोग विज्ञान हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, और भी हैं जैसे रेशम कीट का पालन हो गया। ये सब किसके अंतर्गत? एग्रीकल्चर की ब्रांचेज के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? ये क्या है? ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर हैं। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना? आगे अब हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे आज हम एग्रोनॉमी के बारे में। सस्य विज्ञान हम स्टार्ट करने वाले हैं। एग्रोनॉमी होता क्या है? एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से बना है? किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, सबसे पहले हम जो टॉपिक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम उठाने वाले हैं नंबर 1 पे। कौन सी? एग्रोनॉमी। सबसे पहले हम एग्रोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एग्रोनॉमी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये क्लासें आपको बार बार नहीं दी जाएंगी, एक ही बार दी जाएगी। आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना? और नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से तैयार करिएगा। जो थ्योरी क्लास है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसकी हम क्विज आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा के प्रबंधन, क्या है? मृदा के प्रबंधन एवं सिद्धांतों का तथा कृषि क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत जो है फसल उत्पादन के बारे में, मृदा के प्रबंधन के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में तथा कृषि क्रियाओं, जो किसान के द्वारा जो फसल उत्पादन करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। नेक्स्ट है जो एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है किससे हुई है? ग्रीक भाषा की। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। सस्य विज्ञान की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है ना? अब ग्रीक भाषा के शब्द किससे हुई है? एग्रोनोमोस। किससे? एग्रोनोमोस शब्द से हुई है। एग्रोनोमोस जो शब्द है, ठीक है ना, जो 2 शब्दों के सहयोग से बना है। किससे बना है? 2 शब्दों के सहयोग से बना है। सबसे पहला जो शब्द है वो कौन सा है? एग्रोस। क्या है? एग्रोस। एग्रोस। और दूसरा शब्द क्या है? नोमोस। दूसरा शब्द क्या है? नोमोस है। ठीक है? एग्रोस का जो अर्थ है वो क्या है? भूमि। क्या है? एग्रोस का अर्थ भूमि है। एग्रोस का जो अर्थ है वो क्या है? भूमि। और जो नोमोस का अर्थ है, नोमोस का अर्थ क्या है? मैनेजमेंट, प्रबंधन। क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है ना? मैनेजमेंट। जो एग्रोनॉमी का जो एग्रोनॉमी जो शब्द बना है वो किस किस से बना है? भूमि
का प्रबंधन, क्या है, भूमि का प्रबंधन, एग्रोनोमोस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। भूमि के प्रबंधन करने को क्या है, भूमि के प्रबंधन करने को क्या बोलते हैं, हम सस्य विज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमने अभी बताया था फसल उत्पादन एवं मृदा के प्रबंधन को, मृदा के प्रबंधन को या भूमि प्रबंधन को ही हम क्या बोलते हैं, एवं उसके सिद्धांतों को क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लीजिएगा ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सस्य विज्ञान का जो जनक है, क्या है, सस्य विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी तो कौन है, पेट्रो डी कृष्ण जी। कौन है फादर ऑफ एग्रोनॉमी, कौन है, पेट्रो डी कृष्ण जी, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल लर्न करना है, ठीक है ना। पेट्रो डी कृष्ण जी जो है फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहलाते हैं। फिर उसके बाद है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की जो स्थापना है कब की गई थी, 1955 में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। कहाँ पे की गई थी, नई दिल्ली में। 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की जो स्थापना है वो की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, 1955, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है। हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है एग्रोनॉमी के अंतर्गत वो क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान, ठीक है ना, एग्रोमेट्रोलॉजी है। अब एग्रोमेट्रोलॉजी होता क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा, क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मौसम हुआ, जिसमें मौसम हुआ जलवायु, क्या है, मौसम हुआ जलवायु का कृषि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। किसके संबंध में, एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत, कृषि मौसम विज्ञान के अंतर्गत मौसम व जलवायु का कृषि के संबंध में, किसके संबंध में, कृषि के संबंध में। जब हम पढ़ी कृषि मौसम विज्ञान रहे हैं तो कृषि के संबंध में ही अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो जो मौसम एवं जलवायु का कृषि के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, एग्रोमेट्रोलॉजी कहलाती है। एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, मौसम विज्ञान। मेट्रोलॉजी क्या है, ठीक है ना, क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, मौसम विज्ञान क्या है, मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है। मौसमी परिवर्तनों का जो अध्ययन है वो मेट्रोलॉजी कहलाता है। कृषि मौसम विज्ञान जो एग्रोमेट्रोलॉजी है, क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है, एल ए रामदास। कौन है, एल ए रामदास हैं, जो कि क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक कहलाते हैं। एल ए रामदास, क्या है, एल ए जो रामदास हैं वो एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक कहलाते हैं। उसके बाद जो इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। कब की गई थी, 1932 में। कब की गई थी, 1932 में एग्रोमेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो स्थापना है न्यू दिल्ली में की गई थी। और जो एग्रोमेट्रोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है, एल ए रामदास, एल ए रामदास। उसके बाद है WMO, विश्व मौसम विज्ञान, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी
ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये कहाँ स्थित है? कहाँ पे है ये? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कब स्थापित किया गया था? 1950। ये अभी हमारी क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी हो गए, और उसके बाद उसका क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई। उसके बाद है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ पे स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, आईएमडी, न्यू दिल्ली में स्थापित है। कहाँ पे है? आईएमडी जो इंडियन जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग, जितनी भी सूचनाएं मौसम विभाग से संबंधित, जितनी भी मौसम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं आती हैं वो कौन देता है? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। कौन देता है? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। सर्वप्रथम सन 1875 में। कब? 1875 में। कहाँ पे? कोलकाता में स्थापित हुआ था। कहाँ पे स्थापित हुआ था? कोलकाता में स्थापित हुआ था 1875 में। जो सर्वप्रथम जो भारतीय मौसम विभाग है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, वो सबसे पहले 1875 में कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन अभी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसे 1905 में शिमला, 1905 में कहाँ स्थापित किया गया था? शिमला स्थापित किया गया था। ठीक है ना। कोलकाता से कहाँ आया? शिमला। फिर उसके बाद 1928 में। कब? 1928 में इसे पुणे ट्रांसफर किया गया। कहाँ ट्रांसफर किया गया था? पुणे ट्रांसफर किया गया था। फिर उसके बाद फिर ट्रांसफर हुआ था कहाँ? 1944 में दिल्ली। 1944 में कहाँ ट्रांसफर किया था? दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। इसको, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को कहाँ स्थापित किया गया था? 1944 में दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। सबसे पहले कहाँ पे? कोलकाता में 1875 में। उसके बाद 1905 में शिमला में, 1928 में पुणे में, और फिर 1944 में दिल्ली ट्रांसफर किया गया था इसको। ठीक है। इसके बाद है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 6 रीजनल सेंटर का, 6 रीजनल जो सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? नंबर 1 है चेन्नई, उसके बाद नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 गुवाहाटी, नंबर 4 नागपुर, और नंबर 5 कोलकाता। उसके बाद और नंबर 6 न्यू दिल्ली। नंबर 6 कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। जो इसके क्या है? रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। किसके? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 6 रीजनल सेंटर हैं। कितने? 6 रीजनल सेंटर हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो एक है, नंबर 1 पे है, वो है चेन्नई में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है गुवाहाटी में, चौथा नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। चेन्नई तमिलनाडु में, मुंबई महाराष्ट्र में, गुवाहाटी आसाम में, उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, उसके बाद न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ठीक है। 6 रीजनल सेंटर हैं इसके, नोट कर लीजिए। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है जेट वालों के और आईसीआर वालों के लिए, सीयूईटी वालों के लिए। अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो एग्जाम आने में अभी बहुत टाइम है। आपके पूरे 40 की 40 क्वेश्चन मैं यहाँ करवाने वाला हूँ एग्रीकल्चर के, जो पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार के, क्या है? भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, किसके? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत काम करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत। ठीक है ना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है क्या? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह मौसम का पूर्वानुमान क्या है?
मौसम का पूर्वानुमान और भूकंप से जुड़ी सूचनाएं, और क्या है, भूकंप से जुड़ी जानकारी जारी करता है। क्या करता है, एक एक तो मौसम का पूर्वानुमान ये जारी करता है, और उससे पहले और उसके बाद क्या करता है, भूकंप से जुड़ी जानकारियां जारी करता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में। मौसम क्या है, वेदर क्या कहलाता है, क्लाइमेट जलवायु क्या है। तो सबसे पहले आज हम जो जानकारी करेंगे वो क्या है, मौसम के बारे में करेंगे। किसके बारे में, मौसम के बारे में जानकारी करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेदर। क्या बोलते हैं, वेदर बोला जाता है मौसम। अब मौसम होता क्या है ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। मौसम एवं जलवायु के बारे में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे मौसम, वेदर होता क्या है और जलवायु क्या होती है, ठीक है ना। जलवायु कौन से समय पर चेंज होती है, मौसम कब चेंज होता है, मौसम मौसम में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं, जलवायु में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़िए। मौसम क्या होता है, किसी स्थान की, क्या, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं, अल्पकालीन मतलब छोटे समय वाली, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं तथा तापक्रम, क्या है, तथा क्या है, तापक्रम, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। उसके बाद है वायु दाब, क्या है, एयर प्रेशर, ठीक है ना, एयर प्रेशर, वायु दाब। उसके बाद है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, क्या है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। उसके बाद है वर्षा, रेन, आदि का क्या है, योग होता है क्या, मौसम। मौसम क्या होता है, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं में, अल्पकालीन छोटे समय वाली वायुमंडलीय दशाओं में, जैसे तापक्रम, वायुदाब, वर्षा एवं आर्द्रता के बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, मौसम के अंतर्गत आती है। जैसे मौसम के अंतर्गत जो अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, अल्पकालीन मतलब छोटे समय वाली, जैसे टेम्परेचर अप डाउन होना, कम कम होना, अधिक होना। उसके बाद वायु दाब है, वायु दाब अधिक होना या कम होना। उसके बाद आर्द्रता है, जो वायु की जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, वो नमी क्या है, कम होती रहती है, कभी बढ़ती रहती है। उसके बाद जो वर्षा है, तो कहीं वर्षा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अचानक होने वाली जो घटना है, क्या है, अचानक होने वाली, अल्पकालीन, छोटे समय के लिए बदलती रहती है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती है, मौसम के अंतर्गत। यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति है, क्या है, किसी भी स्थान पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो 100 किलोमीटर आगे बारिश हो या ना हो, या 10 किलोमीटर आगे बारिश हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, मौसम के अंतर्गत। या किसी स्थान विशेष की या समय विशेष पर, ठीक है ना, स्थान विशेष की, समय विशेष पर, ठीक है ना। किसी समय पर कहीं बारिश होती है तो किसी समय पर कहीं बारिश होती है, तो ये सभी क्या है, लोकेशन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से क्या है, मौसम के अंतर्गत सूचनाएं वो आईएमडी जो डिपार्टमेंट है वो जारी करता है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जलवायु के बारे में। अब जब मौसम के बारे में पढ़ा था, ये क्या होती हैं, अल्पकालीन वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो जलवायु है, जलवायु क्या है, किसी विस्तृत क्षेत्र की, क्या है, किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत, किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं में, औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन, मौसम दशाओं में परिवर्तन, या मौसम का समावेश, या मौसम का समावेश जो लंबे समय के लिए, जो क्या है, लंबे समय के लिए होता है। क्या होता है, लंबे समय के लिए, जैसे कि उस क्षेत्र की जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में कैसी जलवायु है, कहीं पे कैसी भी जलवायु है। जैसे अपने उत्तरी भारत में अगर चले जाएं तो कैसी जलवायु है, ठंडी जलवायु, और अपने दक्षिण में गर्म जलवायु, ठीक है ना। तो ये जो है जलवायु की, और ये स्थान विशेष के हिसाब से, क्या है, विस्तृत क्षेत्र के हिसाब से, और मौसम दशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। अब जैसे अपने रेगिस्तान में कैसी है, उष्ण जलवायु, कैसी है, उष्ण जलवायु, ठीक है। तो जो किसी स्थान विशेष की जो जलवायु है, उनमें क्या होता रहता है, मौसम की दशाओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दियों के टाइम पर रेगिस्तान में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी की जो परिवर्तनशीलता होती है उसमें क्या होता है, जैसे मिट्टी एक तो जल्दी क्या होती है, अधिक टेम्परेचर होने पर जल्दी गर्म होती है,
और जल्दी ही क्या होती है, ठंडी होती है अगर टेम्परेचर डाउन होगा। तो जो मौसम की जो दशाएं, विस्तृत क्षेत्र की जो औसत मौसम दशाओं में जो परिवर्तन होता है, लंबे समय के लिए जो परिवर्तन होता है, जैसे अधिक समय के लिए या 30 या 40 वर्ष के लिए, तो जो ये सभी क्या होती हैं, जलवायु के अंतर्गत आते हैं ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट वायुमंडल। अब वायुमंडल है क्या, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। वायुमंडल क्या है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1600 किलोमीटर। क्या है, वायुमंडल की जो औसत ऊंचाई है, लगभग में औसत ऊंचाई कितनी है, 1600 मीटर तक क्या होता है, वायुमंडल है। ठीक है, किसी भी स्थान की क्या है, किसी भी स्थान की समुद्र तल से, किसी भी स्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, एल्टीट्यूड, क्या है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है, वायुमंडल। किसी भी स्थान की समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई होती है वो क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घेरे विभिन्न गैसों द्वारा निर्मित, विभिन्न गैसों द्वारा निर्मित वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न गैसों द्वारा निर्मित वायु का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर को घेरे हुए, क्या है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट, आगे पहले ये नोट कर लीजिए वायुमंडल क्या है, पिछले वाला भी नोट कर लेना है। वेदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौसम। उसके बाद जलवायु, क्लाइमेट। नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे विभिन्न गैसों द्वारा निर्मित वायु का जो आवरण है, या फिर पृथ्वी के चारों ओर गैसों द्वारा घिरा हुआ वायु का जो आवरण है, घिरा हुआ जो आवरण है, वायु द्वारा घेरा गया आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। आगे नेक्स्ट है, यह क्रम से 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 5 विभाग। वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जो है वो कितने भागों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित है। सबसे पहले जो नंबर 1 है वो क्या है, क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। क्या है, ट्रोपोस्फेयर। औसत ऊंचाई कितनी होती है इसकी, ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर, व भूमध्य रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वो किसके अंतर्गत आता है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। क्षोभ मंडल की ध्रुवों पे जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, 8 से 10 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर क्या होती है, 18 से 20 किलोमीटर जो औसत ऊंचाई होती है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है, सभी मौसम संबंधी घटना है, सभी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे वर्षा हो गई, चक्रवात हो गया, मेघ गर्जन हो गया, इसी मंडल में क्या होती है, किसमें होती है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही क्या है, वर्षा, चक्रवात, मेघ गर्जन वाली जितनी भी आसमानी जो घटनाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं, क्षोभ मंडल के अंतर्गत। ठीक है ना, क्षोभ मंडल के अंतर्गत, क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें प्रति 165 मीटर पर क्या है, प्रति 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि कम होता है। क्या होता है, 165 मीटर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो उस पर क्या है, 1 सेंटीग्रेड क्या हो, तापमान जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सामान्य ह्रास दर, या फिर नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। कि उसको क्या बोलते हैं, एनएलआर, नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं उसको, लैप्स रेट बोलते हैं। 165 मीटर अगर हम क्या जाएंगे, क्षोभ मंडल में ऊंचाई तय करेंगे तो उसमें कितना, 1 सेंटीग्रेड, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस जो तापक्रम है, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, हाइट, ये नोट कर लीजिए आप। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वो क्या होती है, ध्रुवों पे 8 से 10 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर।
और जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं अगर आपसे पूछा जाए, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वायुमंडल के कौन से भाग में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। कौन से भाग में? क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और 165 मीटर ऊंचाई जाने पर, क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई तय करने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समताप मंडल। नंबर 2 क्या है? समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर मंडल। इसकी जो ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर। कितनी? 18 से 50 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी होती है? वो कितनी थी? 8 से 18, ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर। कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर जो ऊंचाई है, ठीक है। उस ऊंचाई में वो जो मंडल है वो क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। इसकी जो निचली सतह है, निचली सतह पर क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत है अपनी किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत है वो निचली सतह पर, समताप मंडल की निचली सतह पर पाई जाती है ओजोन परत, जिसमें ओजोन गैस, क्या है? ओजोन गैस O3 गैस सूर्य से, क्या है? सूर्य से हानिकारक पराबैंगनिक अल्ट्रावायलेट्स विकिरणों को क्या करती है? पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो ओजोन जो परत है, क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत क्या है? ओजोन एक गैस की परत है। क्या है? एक गैसीय लेयर है जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट्स विकिरणों को क्या करती है? रोकती है, ठीक है ना। पृथ्वी पर आने से रोकती है। नोट कर लीजिए, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की औसत ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। इसकी जो निचली सतह पर जो ओजोन परत पाई जाती है वो क्या है? ओजोन गैस से निर्मित है, और जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? रोकती है पृथ्वी पर आने से। आगे नेक्स्ट, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसको हम क्या बोलते हैं? मध्य मंडल बोलते हैं, मीजोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। क्या है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 80 से 500 किलोमीटर। कितनी है? औसत ऊंचाई 80 से 500 किलोमीटर का है जो मंडल है उसको हम क्या बोलते हैं? तापमंडल बोलते हैं। उसके बाद है पांचवा, बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। 500 से और 1600 किलोमीटर। कितना? 500 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर की जो औसत ऊंचाई है, ठीक है ना, औसत ऊंचाई है वो किसके अंतर्गत आती है? बाह्य मंडल के। औसत ऊंचाई वायुमंडल के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ये आपके क्या हो गए? वायुमंडल के 5 भाग हो गए, जो भी कौन कौन से थे। नंबर 1 पे क्या था? क्षोभ मंडल। क्या था? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल की औसत जो ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर है, जिसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है निचली सतह पर। और जो क्षोभ मंडल बताया था, क्षोभ मंडल में क्या है? जितनी भी वर्षा, मेघ गर्जन वाली जितनी भी क्या है वायुमंडलीय घटनाएं वो होती हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत? क्षोभ मंडल के अंतर्गत। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। उसके बाद है मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर है। उसके बाद है तापमंडल, जिसकी औसत ऊंचाई 80 से 500 किलोमीटर है। उसके बाद बाह्य मंडल है, जिसकी 500 से 1600 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट आगे बाह्य मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। बाह्य मंडल होता क्या है? पृथ्वी तल की शुद्ध शुद्ध व शुष्क वायु में, क्या है? बाह्य मंडल में क्या क्या है? पृथ्वी तल की शुद्ध व शुष्क वायु में 78.09%। कितना? 78.09% क्या है? नाइट्रोजन गैस है। क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना। उसके बाद 20.95, क्या है? 20.95 क्या है? ऑक्सीजन गैस है। कौन सी है? 78.09%। कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद 20.95% क्या है? ऑक्सीजन गैस,
ठीक है। उसके बाद 0.93% क्या है, आर्गन है। कितनी है, 0.93% आर्गन गैस है, ठीक है। उसके बाद 0.03% क्या है, 0.03% CO2 गैस है। कौन सी है, CO2 गैस है, जिसको हम क्या है 300 ppm, मतलब जिसका जो वायु दाब है वो कितना है, 300 ppm है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03% का। हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, ओजोन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहती है। कितनी मात्रा में, अल्प मात्रा में। ये क्या है, जितनी भी गैसें हैं ये क्या है, सॉरी 99% तो यही हो गई। कितनी, 99, 78 और 20, 98 और 99, 99 पॉइंट कुछ ये गैसें हो गई। बाकी की 1% गैसें हैं जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करने वाले हैं हरित गृह प्रभाव के बारे में। ये हमारा क्या है, वायुमंडल कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये क्या होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं कि हरित गृह प्रभाव होता क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसों का क्या है निर्माण होता है, ठीक है। जो हरित गृह प्रभाव है यह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैसें क्या है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली क्या है, सूर्य से आने वाली लघु विकिरणों को तो पृथ्वी पर आने देती हैं। क्या करती हैं, लघु विकिरणों को तो क्या है पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरणों को, पृथ्वी से लौटने वाली बड़ी किरणों को क्या करती हैं, ये अवशोषित करके क्या करती हैं, अवशोषित करके पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा को बनाए रखती हैं। जो पृथ्वी की जो हीटिंग है उसको बनाए रखने में क्या है, जो दीर्घ विकिरण है, सूर्य से आने वाली जो लघु किरणें हैं उनको क्या है पृथ्वी पर आने देती है, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरणों को, और जो पृथ्वी से टकरा के जो वापस जो किरणें जाती हैं उनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेता है। क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर ये ऊष्मा को क्या करती हैं, बनाए रखती हैं। जो पृथ्वी की जो हीटिंग है उसको बनाए रखती हैं ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले है जलवाष्प। क्या है, जलवाष्प है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाले सबसे प्रभावी कारक हैं। क्या है, ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनमें जो ग्रीन हाउस में जो प्रभाव में जो वृद्धि करने वाले सबसे प्रभावी कारक कौन से हैं, सबसे नंबर 1 है कौन सा, जलवाष्प। जलवाष्प के अलावा और कौन कौन सी गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव जनित कारकों, क्या है, मानव जनित कारकों या वनों की कटाई आदि में भूमंडलीय तापन में वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी जो गैस है 76% योगदान है इसका, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मानव जनित जो कारक होते हैं जैसे वनों की कटाई कर देनी है, उसके बाद भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या हानिकारक इफेक्ट हैं, वनों की कटाई करने के कारण क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है वनों की कटाई के कारण, ठीक है। उसके बाद जो तापमान में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। और सर्वाधिक प्रभावी गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, 76% CO2 का, किसका है, CO2 का है। उसके बाद उसमें कौन सी गैस होती है, मेथेन। कौन सी होती है, CH4 मेथेन, ठीक है ना। जो मेथेन गैस है यह आर्द्र भूमि, क्या है, आर्द्र भूमि, बाढ़ग्रस्त, क्या है, बाढ़ग्रस्त भूमि, धान के खेत, कच्छ खेत, दीमक तथा गाय भेड़ आदि जानवरों की जुगाली से उत्सर्जित होती है। किससे उत्सर्जित होती है, जानवरों की जुगाली से, गाय भेड़ की आदि की जुगाली से क्या होती है, उत्सर्जित होती है। दीमक द्वारा आर्द्र भूमि से, बाढ़ग्रस्त से, धान के खेतों से कौन सी गैस ज्यादातर रिलीज होती है, मेथेन गैस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, धान के खेत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कौन सी है, मेथेन है। कौन सी है, मेथेन है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट लगा लेना है। इसका 16% योगदान है। कितना योगदान है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उसमें कितना प्रतिशत है, 16% योगदान है। कौन सी गैस का है, मेथेन गैस का, किसका, मेथेन गैस का। और मेथेन गैस का फॉर्मूला क्या है, CH4, क्या है,
CH4। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड NO2। ठीक है, यह औद्योगिकीकरण व विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित होती है। किससे उत्सर्जित होती है? औद्योगिकीकरण, उद्योगों के द्वारा, और विनाइट्रीकरण, जो नाइट्रोजन का जो ह्रास होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन का ह्रास। तो इस क्रिया को, नाइट्रोजन के जो ह्रास की जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है ये क्या होती है? उत्सर्जित होती है। कब? विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है ना। क्या होता है नाइट्रस, जैसे उसका विनाइट्रीकरण क्या होता है? जैसे अमोनिया है, क्या है? अमोनिया है, ये किसमें चेंज होती है? जैसे जब नाइट्रोजन का जब ह्रास होता है तो ये क्या बनती है? अमोनियम। अमोनियम से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया से क्या बनते हैं? नाइट्रेट अणु N2O, NO3, नाइट्रेट बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रेट बनते हैं। और नाइट्रेट के बाद क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जो क्या है? वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। क्या है? ये वायुमंडलीय गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या करता है? वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, वायुमंडल में। ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है। उसके बाद है नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव में इसका सबसे कम योगदान है। किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का जो है हरित गृह प्रभाव में सबसे कम योगदान है। ठीक है ना। उसके बाद है फ्लोरिनेटेड गैसें। कौन सी होती हैं फ्लोरिनेटेड गैसें? सबसे प्रबल एवं दीर्घजीवी प्रकार की गैसें हैं। किसकी? दीर्घजीवी, मतलब अधिक समय तक चलने वाली जो गैसें हैं, फ्लोरिनेटेड जो गैसें हैं सबसे प्रबल होती हैं, और ये क्या? दीर्घजीवी हैं, सबसे अधिक समय तक रहती हैं। पर यह CFC के प्रतिस्थापक के रूप में आई है। किसके? CFC। अब ये CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है, ये क्या करती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है ना। और ज़्यादातर ये कहाँ से रिलीज होती है? जैसे अपनी AC हो गई और रेफ्रिजरेटर हो गए, इनसे क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये रिलीज होती रहती है। और जो फ्लोरिनेटेड गैसें होती हैं, क्या है? ये CFC के प्रतिस्थापक के रूप में कार्य आई हैं। प्रतिस्थापक के रूप में मतलब इसकी CFC की जगह जो है फ्लोरिनेटेड जो गैसें हैं वो मुक्त होती रहती हैं। किससे? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ऐसी ही क्लासों के लिए आगे, इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाले हैं। इससे आगे एग्रोनॉमी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। वो आपके लिए डेली ये क्लास है, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक आपको डेली अपडेट में मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप जादू एग्री क्लासेस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।